नमस्कार, पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और कांग्रेस के 6 विधायकों ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया है। अब नई सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वे लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेंगे और शपथ ग्रहण समारोह का समय भी मांगेंगे। इसके साथ ही कश्मीरी स्टेटहुड की बात भी रखेंगे ताकि लोगों के काम हो सकें। इजराइल फलस्तीन संघर्ष के बीच गजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उनके 61 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि इस संघर्ष में अब तक टोटल 42,126 फलस्तीन नागरिकों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव को समाजवादी नेता रहे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला डालने से रोक दिया गया है। वह जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जेपी की मूर्ति को माला डालना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर टीन शेड लगाकर उनको जाने से रोक दिया गया और फिर बाद में पुलिस ने भी उनको अंदर नहीं जाने दिया। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के दुक्की जिले में पंजाबी मूल के 20 मजदूरों को बलूच लिबरेशन आर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद लगातार वहां पर तनाव है और तकरीबन 7 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कुर्सी की खींचतान लगातार जारी है। जो कार्यवाहक सीएम बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। वही राव इंद्रजीत अपने खेमे के विधायकों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तकरीबन 9 विधायकों ने मिलकर उनका समर्थन किया है। इसके अलावा कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के घर पर ईडी पहुंच गई है और ईडी ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए हैं। पंजाब के फरीदकोट जिले में हुए गुरप्रीत सिंह के हत्याकांड को लेकर पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है, लेकिन पिछले 3 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हैं। अभी तक किसी भी आरोपी की धरपकड़ पुलिस नहीं कर पाई है। इसको लेकर पंजाब की पंथक सियासत में लगातार बातचीत हो रही है। ये थी आज की मुख्य खबरें। हम करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इसके अलावा एक सीट सीपीएम ने जीती है, एक सीट वहाँ की जो और कई पार्टियां थी, एक एक सीट करके 3 जो छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने जीती है और लगभग 3 ही कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। एक सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है और इसी हिसाब से जो बीजेपी पार्टी है उसने सिर्फ 29 सीटें उनको हाथ लगी हैं। तो सरकार फाइनली नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस पार्टी है उसका अलायंस बनाने जा रहा है और इसको लेकर आज जो उमर अब्दुल्ला है उनको विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। एक जो बड़ा बयान है उनके पिता फारूक अब्दुल्ला का आया। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि वे लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर जल्द से जल्द जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तिथि भी लेंगे, तारीख लेंगे और इसके अलावा वे कश्मीरी स्टेटहुड की भी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर से करेंगे ताकि जो कश्मीर के लोग हैं वो परेशान न हों। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जम्मू के लोगों को एक बार के लिए तो थोड़ा भरगलाया गया, लेकिन बाद में जम्मू के लोगों को समझ में आ गया कि उनकी ज़मीनें भी जा रही हैं, उनको रोज़गार भी नहीं मिल रहा है और जो पूरा खेल था कि घाटी में अगर ये सरकार बनती है तो घाटी के अंदर पथराव होगा, आतंकवादी आ जाएंगे, सारा नैरेटिव फेल हुआ है और लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को एक हिसाब से वहाँ पर बहुमत दिया है। तो जम्मू कश्मीर में अभी के लिए बेशक से लग रहा हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राहें आसान हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पर मुझे लगता है कि जो उनके पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, खासकर उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में जो एक मेन डिमांड रखी थी और एक मेन चीज़ रखी थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो स्टेटहुड को बरकरार रखेंगे, स्टेटहुड को लेकर आएंगे। यानी कि एक स्टेटहुड ऐसा क्वेश्चन था जो जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगातार मुद्दा बना रहा। राहुल गांधी वहां पर अपनी रैली करने गए, वहां पर भी उन्होंने बोला। हालांकि जो बीजेपी पार्टी है उसके अमित शाह लगातार जम्मू कश्मीर के दौरों पर रहे चुनाव के दौरान, उन्होंने तो आतंकवाद को ज़्यादा बड़ा मुद्दा बना के रखा और जो स्टेटहुड है कश्मीर की उसको लेकर उन्होंने कोई ज़्यादा बयानबाजी की नहीं है। तो एक जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार बनी उसके सामने बड़ा सवाल रहेगा कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे ही उनको सरकार चलानी पड़ेगी या फिर उनकी जो जो उनके पॉलिटिकल क्वेश्चन है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के फेडरल जो राइट्स हैं, क्या उनको उनके लिए वो कोई किसी किस्म का आंदोलन या फिर उसको लागू करवा पाएंगे, बहाल करवा पाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ मुझे लगती है।
दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी गजा से, और गजा में हमास संचालित जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उनके तकरीबन 61 लोगों की मौत हुई है, 231 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर महीने से ही एक एक हिसाब से एक साल अब तो हो गया है जो फ़लस्तीन और इजराइल का संघर्ष चल रहा है, और इसमें जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनका जो हमास संचालित जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका कहना है कि लगभग 42,126 फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और उस इस युद्ध का एक हिसाब से आगे भी बहुत सारे रिपरकशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिकन बोट्स हैं उनको जो हुती लोग हैं वो भी टारगेट कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं वो आगे हमें इसमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस पर एक लंबी चौड़ी बातचीत होने की ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है कि पूरा एक साल इस संघर्ष को हो रहा है, और इसकी जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली, क्या उसका विश्व लेवल के ऊपर किस किस्म से इजराइल का एक हिसाब से इजराइल का विरोध हुआ है, या फिर फ़लस्तीन के समर्थन में यूके में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या इसको लेकर समझदारी बनी, अमेरिका ने किस किस्म से जियो पॉलिटिक्स को मूव करने की कोशिश की है। एक बार के लिए तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन अपना स्टैंड भी दिखाया है, लेकिन क्या उसमें कोई सच में ही कोई कंक्रीट बातचीत थी, ये भी एक बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक जो एक्सपर्ट हैं इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर, उनसे हम एक लंबा इंटरव्यू करेंगे ताकि जो ईरान का पूरा मामला है, सऊदी अरेबिया का जो पूरा मामला है वो भी समझा जा सके, लेबनान का भी एक मामला है, तो इसमें एक पूरा को टर्की भी इसमें एक पार्टी है, तो इसमें पार्टियां बहुत सारी हैं, और उनमें कैसे ये चीज़ें प्ले हो रही हैं, ये इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इनको बिल्कुल ऐसे आसानी से नहीं समझा सकता। जैसे बीबीसी या फिर फोक्स न्यूज़ जैसे वो ट्राई कर रहे हैं, अब हम सबको पता है कि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो जैसे प्रेजेंट करने की ट्राई कर रहे हैं, क्या सच में ही मामला उतना ही आसान है समझने के लिए। तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में, हाँ, जो ये एक साल हो रहा है इस युद्ध का, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको खंगालने के लिए किसी एक्सपर्ट से बात करूंगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर है समाजवादी नेता अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव की खबर लगभग हमारे रोज बुलेटिन में लेते हैं। उसका कारण ये है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद वो तीसरे ऐसे इंपॉर्टेंट नेता भारत की राजनीति में हो गए हैं कि उनका जिक्र करना ही पड़ता है। और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कल रात को लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के ऊपर माला चढ़ाना जा रहे थे। जयप्रकाश नारायण का एक इंटरनेशनल स्मारक नेशनल सेंटर बना है, उसमें उनका स्मारक है, उनकी मूर्ति, उसके ऊपर पिछले साल भी अखिलेश यादव को जाने से रोक दिया गया था, और अब लेकिन वो दीवार फांद कर पहुंच गए थे। लेकिन अब की बार तो जो टीन शेड होते हैं, टीने होते हैं, उनसे पूरी मूर्ति को कवर कर दिया गया, ताकि जो समाजवादी नेता हैं वो अपने पुराने समाजवादी नेता रहे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति को ही माला ना चढ़ा सकें। तो इसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे विवाद रहा। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार से पूछा गया कि भाई उनकी तो लेगेसी है, वो सोशलिस्ट लीडर रहे, ये भी सोशलिस्ट, हालांकि वो कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण का पूरा जो धड़ा था उसको सोशलिस्ट माना गया। बाद में भी वो सोशलिस्टों के साथ मूवमेंट करते रहे और चलते भी रहे। जो तालमेल था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ज़्यादा तो राममनोहर लोहिया के साथ जयप्रकाश नारायण का देखा गया। हालांकि राममनोहर लोहिया ने जयप्रकाश नारायण के ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म भी बिल्ड किया, लेकिन उनको मोर और लेस समाजवादी नेता माना जाता। तो एक पुराने समाजवादी नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मूर्ति के ऊपर अखिलेश यादव को माला तक नहीं पहनाने दी जा रही। तो इसको लेकर काफ़ी आज उत्तर प्रदेश की सियासत में या भारत की सियासत में कहें, या जो एक सोशलिस्ट धड़ा है उसने ठीक ठाक इसके ऊपर शोर मचाए रखा और कहा कि क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा शब्द दोबारा से आज सुनने को मिला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर पाकिस्तान से आई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो दुक्की ज़िला है वहाँ पर एक खदान में 20 मजदूरों को गोली मारकर बलूच लिबरेशन आर्मी ने हत्या कर दी उनकी, और लगभग 7 मजदूर उसमें घायल हुए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से इन खबरों की ऐसी खबरें मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि कभी बस में सवार 7 पंजाबियों को उतार के बलूच लिबरेशन आर्मी ने मार दिया, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। ये घटनाएं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार बढ़ रही हैं, और हर दिन कोई ना कोई खबर आती है 2-4-5 आदमियों को मारने की। और जो आज जो खबर आई उसमें तो 20 मजदूरों को मारने की खबर है। देखिए, जो ये कन्फ्लिक्ट है ये तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही शुरू हो गया था। लोग मतलब वहाँ के लोग मानते हैं, बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि हम अपने एक हिसाब से खुद मुख्तियारी की हमारी एक लड़ाई है, और हमें एक हिसाब से 1948 के आसपास जो
खासकर पाकिस्तानी पंजाब के जो लोग हैं और उनके जो आर्मी में जो लोग थे, उन्होंने आके हमारे ऊपर कब्जा किया और हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। उनकी खुद मुख्तियारी की भी लड़ाई है। कई लोग तो उसको बहुत थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी देखते हैं कि ये सिर्फ लड़ाई सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत है या फिर आर्मी है उसमें पंजाबियों का डोमिनेशन है, उस पंजाबियों के डोमिनेशन के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन कुछ लोग जब इस सवाल को थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से खोजने की कोशिश करते हैं या फिर देखते हैं कि क्या इसमें कोई नेशनलिटी का क्वेश्चन भी है, तो लोग ये भी पाते हैं कि जो बलोच लोग हैं वो एक हिसाब से अपना अलग से सूबे उन एक हसरत भी रखते हैं, उनके दिल में एक हसरत है कि अलग से उनका सूबा हो। और तो ये भी कई सारी चीज़ें इसमें, ये जो करंट मूवमेंट चल रहा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये साल 2003 के बाद का मूवमेंट है। 1948 के बाद एक अलग किस्म का मूवमेंट था, बीच में 90s में अलग किस्म का मूवमेंट रहा है, और 2003 के बाद ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है इन सब की कंटिन्यूएशन है। बीच बीच में अलग अलग किस्म के मामले हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने भी ठीक ठाक कार्रवाइयाँ की हैं और मिलिटेंट्स को मारा है, भगाया है। बीच बीच में यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे जो अफ़गानिस्तान की तरफ जितना भी एरिया पड़ता है उसमें ये भी रहा कि यहाँ पे आईएसआई के जो टेररिस्ट हैं, आईएसआईएस के, तो वो भी कहा गया। और अभी तो जो पूरा मामला है यहाँ तो बलूच लिबरेशन आर्मी टारगेट किलिंग्स को लीड कर रही है, जिसमें पंजाबियों को चुन चुन कर यहाँ पर मारा जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 8 तारीख को आ गए थे। 2 विश्लेषण भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं कि ये जो रिजल्ट है जिसका लोग जिनको लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। खैर अब तो सरकार बनने के डायनामिक्स पे बात करते हैं। जो एक कार्यवाहक सीएम है या फिर जिनके चेहरे को लेकर जिनको दूल्हा बनाकर चुनाव लड़ा गया हरियाणा का, नायब सिंह सैनी, वो अमित शाह के पास पहुंचे हुए हैं और अमित शाह ने उन्हीं को ही आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन एक दूसरे प्लेयर भी हरियाणा में है बीजेपी की, उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह साउथ हरियाणा यानी कि अहिरवाल से आते हैं और करीब 9 से 10 विधायकों का उनको समर्थन है। और वो भी अब की बार ताल ठोक रहे हैं कि अहिरवाल को चौधर मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सत्ता हरियाणा में अहिरवाल की वजह से आई है और अहिरवाल ने अपनी सारी की सारी सीटें बीजेपी को दी हैं, इसलिए अहिरवाल को ये चौधर की पगड़ी मिलनी चाहिए। बहुत सारे डायनामिक्स हैं। क्या जो राव इंद्रजीत है सेंट्रल हरियाणा या जीटी रोड बेल्ट से भी कुछ विधायकों को अपने साथ ले पाते हैं? अगर ले पाते हैं तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी जिस किस्म की पार्टी है और जिस किस्म की पॉलिटिक्स हरियाणा में बीजेपी करना चाह रही है, उसके लिए नायब सिंह सैनी ही एक सूटेबल फेस हैं। नायब सिंह सैनी के साथ 2-3 आइडेंटिटी चिपक कर आते हैं। तो वो देहाती हैं, खांटी देहाती हैं, तो उनको जैसे वो सीएम बनने के बाद हरियाणा में उन्होंने बयान दिया था कि भाई सीएम हाउस में मंजे लगा के सो। तो 9.5 साल तक ये फील किया गया मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे। उन्होंने अपने घर का नाम कबीर कुटिया जरूर रख रखा था, लेकिन वो देहातियों के लिए बंद रहती थी कबीर कुटिया। तो नायब सिंह सैनी आए तो उनकी पहली स्टेटमेंट थी कि ये सारे गांव वाले आओ और यहाँ पे मंजे लगा के सो, यानी कि खाट अपनी डाल के सो। तो एक हिसाब से मैसेज गया कि देहातियों के लिए सीएम हाउस खुला। दूसरा, किसान के बेटे भी हैं तो किसान आइडेंटिटी उनके साथ। तीसरा, वो ओबीसी हैं। तो 3 आइडेंटिटीज का पैकेज है वो नायब सिंह सैनी के साथ है। राव इंद्रजीत थोड़ा एक राजा परिवार से आते हैं और थोड़ा एक्सक्लूसिव, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में लोग एक्सक्लूसिव थे, यानी कि लोगों तक रीच नहीं थी, ऐसा राव इंद्रजीत के बारे में भी हरियाणा पॉलिटिक्स में कहा कि वो एक्सक्लूसिव किस्म के आदमी हैं। वो दिन में 2-4 घंटे लोगों से मिलते हैं, वो दिन भी हफ्ते में एक आध ही होता है जिस दिन वो लोगों से मिल रहे होते हैं। बाकी वो अपना गोल्फ वगैरह खेलते हैं और घुड़सवारी करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो ये एक मामला है। तो देखते हैं कि एक राजा के गले में ये ताज जाता है या फिर नायब सिंह सैनी, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था और मैं तो ये कहूँगा कि सफल एक्सपेरिमेंट रहा है। नायब सिंह सैनी की बदौलत ही इतना कमाल का रिजल्ट आया है। लेकिन राव इंद्रजीत का भी हाथ है, नो डाउट, वो मास लीडर हैं और अहिरवाल में उनका ठीक ठाक जलवा है, उनकी वजह से भी ये सीटें आई हैं। तो अब देखना होगा कि जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो लाया गया आदमी है उसके सर पे ही सीएम का ताज जाएगा, या फिर एक राजा जो एक अपनी मास पॉलिटिक्स की वजह से खासकर एक एरिया में, जहाँ पर जिस एरिया की डिमांड भी रही है चौधर की, क्या उनके पास चौधर जाएगी। नायब सिंह सैनी के बारे में मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत मैं अपने जो श्रोता उनको बता देता हूँ। नायब सिंह सैनी बेसिकली जो उनके सफ़र की शुरुआत है वो पंचकुला में बीजेपी दफ्तर से हो रही है और वो कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे, क्लर्की टाइप काम करते थे। मनोहर लाल खट्टर के एक हिसाब से वो शागिर्द रहे, उनके सानिध्य में ही चीज़ें सीखी। उसके बाद उनको जो जिला परिषद के चुनाव हुए हैं वो लड़ाए गए, चौथे नंबर पर रहे थे। फिर उनको सांसदी का चुनाव लड़ाया गया तो वो सांसद हो गए कुरुक्षेत्र से। और उसके बाद फिर जब एक हिसाब से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के
तुरंत 2-4 महीने बाद ही मार्च महीने में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये जो पूरा सफ़र है उनका वो मनोहर लाल खट्टर के बदौलत रहा है, क्योंकि वो उनके शागिर्द थे। मनोहर लाल खट्टर को जब कहा गया कि मार्च 2024 में, पिछले 6 महीने पहले, कि भई आपकी खिलाफत बहुत ज़्यादा, तो आपका रिप्लेसमेंट हम करेंगे, तो नायब सिंह सैनी को मनोहर लाल खट्टर ने अपना रिप्लेसमेंट के तौर पर चुना। क्योंकि अनिल विज भी थे ऐसे तो सीनियर विधायक, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को पता था कि उनको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं उनकी कहा माने और उनके गुरु चेले वाली परंपरा के बीच में ही काम करे। हालांकि अब नायब सिंह सैनी क्या सच में ही 5 साल मनोहर लाल खट्टर के शागिर्द या चेले बन के रहेंगे, या फिर अलग से अपनी आइडेंटिटी उभारेंगे, ये देखने की बात होगी। अगली खबर की ओर बढ़ें तो अगली खबर कांग्रेस के विधायकों के बारे में है। कांग्रेस के विधायक जो बन गए हैं उनमें भी एक बेचैनी है, क्योंकि वो तो सरकार सोच के एक हिसाब से चुनाव लड़ा था, और दूसरा जो ईडी की रेड्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेता और इस साल जो विधायकी का चुनाव लड़े स्माल खां से धर्म सिंह छोक्कर, उनके घर के ऊपर ईडी की रेड हुई है। यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी निकला हुआ है। 4 टीमें उनको अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो घर से फरार रहे। तो और ऐसे ही फरीदाबाद में भी हुआ। 2 कांग्रेस के जो नेता थे उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं, ईडी की भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, नगर निगम की भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो देखना होगा कि जो कांग्रेस के लोग थे हरियाणा में, उनको कैसे बीजेपी, क्या ईडी सीबीआई वाला खेल है, या जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं राज्य की हों या फिर केंद्र की, क्या वो उनको परेशान करेंगी, ये देखने वाला है। इसके अलग किस्म के डायनेमिक्स रहेंगे, तो इस पर हमारी भी बराबर नज़र रहेगी। अगली खबर की बात करते हैं, और अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब में जैसे 3 दिन पहले जो खबर घटना घटी फरीदकोट के नाव विलेज में, तो जो गुरप्रीत सिंह नाव थे उनकी मौत हो गई थी और उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उस मामले को लेकर पंजाब सरकार ने 4 लोगों की एसआईटी बनाई है, और अभी तक जो आरोपी हैं उनका सीसीटीवी फुटेज तो आ गया है, फोटोज भी आ गए हैं, लेकिन उनमें से अभी सारे के सारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो एक सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि भाई 3 दिन से पुलिस क्या कर रही है, जब फोटो है आपके पास, सीसीटीवी है, तो अब तक उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हैं। दूसरा जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है वो तो घूम ही रहा है। कई सारी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थियरी भी बन गई हैं कि भाई क्या इनका जो कत्ल है वो गुरप्रीत सिंह का जो कत्ल है, क्या वो पंथक सियासत करते थे इस वजह से करवाया गया है, या क्या कई लोग इसमें पर्सनल रंजिश का, जैसे पुलिस है वो पर्सनल रंजिश वाली थ्योरी ज़्यादा पुश कर रही है, लेकिन जो पंथक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो दीप सिद्धू के करीबी भी रहा है, वारिस पंजाब दे जत्थेबंदी में काम करता रहा है। तो कई लोग इसमें पॉलिटिकल किलिंग जैसा भी कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं। हालांकि अभी इसको लेकर सिर्फ दोनों पक्षों के एक हिसाब से दलीलें हैं, आरोप हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। सच्चाई क्या है ये भी पता नहीं लग पाया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसमें एक इंडिविजुअल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बननी चाहिए, ताकि एक थोड़ा सा पता लगे कि ऑब्जेक्टिवली ये डेथ कैसे हुई है, और जो एक क्या सच में कोई पर्सनल मैटर था, या फिर इसको लेकर जो कोई पंथक पॉलिटिक्स के जो अपने डर हैं, क्या वो सच में वो वैसा कुछ है। तो ये एक चीज़ है, मेरे को दिखती है कि लगती है कि ये होनी चाहिए। अगली खबर की बात करें तो अब अगली खबर ये है, थोड़ा हंसी वाली खबर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब के अमृतसर में खालसा कॉलेज में नरेंद्र मोदी की तारीफ में लिखी हुई एक किताब का विमोचन हुआ है। हालांकि बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग ने उस किताब को लिखा है, और उन्होंने उस किताब की तारीफ करते हुए खुद ही भाषण में बड़े लच्छेदार बातें कही हैं। तो मेरे को थोड़ा 2 चीज़ें बड़ी अजीब लगी, अमृतसर और दूसरा खालसा कॉलेज, और उसमें भी फिर मोदी की तारीफ में किताब, उसका इवेंट होना, ये थोड़ा मेरे को अजीब लगा। हालांकि मेरी अमृतसर में लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आजकल यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो या फिर खालसा कॉलेज हो या और भी कोई कॉलेजेस हों या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर बीजेपी ठीक ठाक अपना दबदबा जमा रही है। और मतलब ये एक जो पंजाब के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो आरएसएस और बीजेपी का एक पेनिट्रेशन है, इसको बहुत अनदेखा किया जा रहा है। इसके ऊपर भी इतनी खुल के बात हो नहीं रही है। खैर, मुझे लगता है कि जो अकेडमिया है और जो एक्टिविस्ट सेक्शन है उसको देखना चाहिए। जैसे दिल्ली में जब सेफ्टनाइजेशन हो रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी का या फिर जेएनयू का, तो ठीक है कि उसको लोग उसको रोक नहीं सके, लेकिन उसके ऊपर बात हुई, उस पर रिपोर्टाज लिखे गए। पंजाब में जो ये किस हिसाब से हो रहा, कैसे हो रहा है, इसको लेकर एक सीरियस डिबेट ही गायब है। तो इस पर भी मेरे को लगता है कि एक डिबेट, एक चर्चा होनी चाहिए। तो ये आज की मुख्य खबरें थी और उनका विश्लेषण। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएसए।